तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन का, जिसको समझने में प्रायः बच्चों को दिक्कत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग इसको देख लेंगे तो इस दो तरह के फंक्शन में आपका डाउट सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो पहला जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। इसको जो है हम क्या कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है डिफाइंड एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो एक्स के वैल्यू से जो भी छोटा होगा, जितने भी छोटे इंटीजर होंगे उस इंटीजर में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसी का सिलेक्शन हम लोग करेंगे। उसके बाद इस फंक्शन में क्या होता है, यह डिफाइंड होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर मोर देन और इक्वल टू एक्स। एक्स से जो भी वैल्यू बड़ा होगा उसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा उसका हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। जैसा कि इसमें जो है इसका डोमेन जो होता है, दोनों का डोमेन जो होता है यह रियल नंबर आर होता है और इसका जो रेंज होता है, रेंज आपका होता है इंटीजर, जिसको हम लोग जेड कहते हैं। इंटीजर तो समझ ही रहे हैं, 1 2 3 4 ये सब इंटीजर होता है। तो इसको ठीक तरह से समझें। अब जैसे देखिए कि इसके डोमेन में एक रियल लाइन है, आपका रियल लाइन है, रियल नंबर है, इसका डोमेन हो गया। डोमेन में क्या करना है आपको कि कोई भी एक डेसिमल नंबर को सोचिए। सोच लिए? तो हालांकि हम जो सोचे हैं उसी को लिखते हैं। मान लीजिए कि इस रियल नंबर पे जो है, इस रियल नंबर पे हम 5.3 एक नंबर हम सोचते हैं जो कि x का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? आपका x का वैल्यू है। 5.3 से बड़ा इंटीजर कौन कौन सा है? तो 5.3 से बड़ा इंटीजर सर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये सब जो है बड़ा इंटीजर है। उसके बाद बताइए 5.3 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा है? तो कहेंगे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, ये सब सर छोटा इंटीजर है। अब चलिए डेफिनेशन पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स से छोटा तो बहुत है, एक्स से छोटा तो बहुत है, ये सारे जो है एक्स से छोटे हैं, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट कौन है? इसमें ग्रेटेस्ट कौन है? सबसे बड़ा, इस छोटे में से सबसे बड़ा कौन है? ये 5 है। इसका मतलब हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5.3 का जो वैल्यू होगा यह आपका क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। अब यहां पर कहता है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर मोर देन और इक्वल टू एक्स, मोर देन और इक्वल टू एक्स, इस बात को पकड़िए। तो 5.3 से मोर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी, 11 है, तो ये सारे जो है मोर है, मोर देन कितना है? 5.3। एक मिनट यहां भी लिख लेते हैं हम लोग। ये सब जो है लेस था, है ना, लेस देन 5.3। और इसमें जो है ग्रेटेस्ट कौन था? ग्रेटेस्ट आपका निकला 5। अब मोर देन 5.3 तो हम लिख लिए। अब कहता है कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? यह जो आपको मिला है 6 से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? 6 स्मॉलेस्ट है कि 7 स्मॉलेस्ट है? तो निश्चित रूप से आपका आंसर 6 आएगा। तो यहाँ जो है स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपका 6 है। इसलिए जब आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में 5.3 लेते हैं तो यह वैल्यू आपका आता है 6 आता है। अगर 5.4 लेते हैं इसमें वैल्यू तो यह आपका 6 आता है। यह 5.5 भी लेते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो यह वैल्यू आपका 6 आता है। तो इस तरह से हम क्या रहे हैं कि यदि हम
5 से लेकर x का वैल्यू 5.999 तक भी हम लोग लेते हैं, तो इसमें सभी के लिए इसका जो रिजल्टिंग वैल्यू आता है वो क्या आता है, 5 आता है। अगर आप इसको समझ गए तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको, चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, तब इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ को समझते हैं ठीक तरह से। तो इसमें क्या है कि जैसा हमने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कोई भी वैल्यू ले लें इसके बीच, इसके बीच कोई भी वैल्यू ले लें, इसके बीच कोई भी वैल्यू ले लें। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू लिए 1.5, तो 1.5 से छोटा इंटीजर 1 है। 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है आपका, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है। लेकिन इस सारे इंटीजर में जो सबसे बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब उसी तरह से देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो यह कहता है कि इट इज डिफाइंड एज मोर और इक्वल टू एक्स। एक्स से जो भी वैल्यू एक्स का हम लेते हैं उससे बड़ा। जैसे 1 और 2 के बीच कोई भी वैल्यू आप सोचिए, 1.5 सोच लिए, 1 और 2 के बीच आ रहा है, तो 1.5 से जितने भी बड़े वैल्यू हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2, 3, 4, 5 में सबसे छोटा कौन है, 2, 3, 4, 5 में सबसे छोटा कौन है, यानी कि 5 सबसे बड़ा है, 2 सबसे छोटा है, तो इसलिए इसका वैल्यू जो हो जाता है आपका 2 हो जाता है। अगर डेफिनेशन को ठीक तरह से समझें तो यह सारा वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा कि -1 से लेकर 2 तक लेते हैं, माफ करेंगे 1 से लेकर 2 तक, 1 को छोड़कर जैसे 1 इंक्लूड हुआ तो उसका वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि इक्वल टू भी है इसमें जुड़ा हुआ, यानी कि मोर देन और इक्वल टू है ना, मोर देन और इक्वल टू। इसमें क्या है, लेस देन और इक्वल टू भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर इसका हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाए, है ना, इसका क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए, तो ग्राफ जो हम लोग का होगा इस पर अब विचार करते हैं। ये देखिए x का वैल्यू जो है -2 से लेकर -1 तक, तो ये आपका -1, ये -2, ये -3, तो -2 से लेकर 2 को इंक्लूड किए हुए हैं, तो इसका वैल्यू जो होता है -2 आता है। तो -2 से लेकर यह -1, यह -2, तो -2 आपका ये पॉइंट मिल गया इस तरह से। और 1 को छोड़कर यहाँ पर देखिए 1 के लिए आपका ओपन इंटरवल है, तो 1 के लिए हम लोग ओपन इंटरवल इस तरह से ओपन कर देते हैं। फिर उसके बाद इसका वैल्यू 1 जो है 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 0 तक 1 पर इसका वैल्यू -1 होता है। और यहाँ पर -1 के आते आते 0 पर आते आते, देख रहे हैं ये 0 का पोजीशन है, 0 पर आते आते इसका पोजीशन 0 हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट हमको मिल जाता है। ये पॉइंट जो है अगेन आपका 1 तक बढ़ता है ना, इस तरह से। अब फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 1 पर आके 1 से 2 तक इसका वैल्यू 1 रहता है, 1 से 2 तक 2 को छोड़कर इसका वैल्यू जो है 1 ही रहता है। फिर 2 पर जैसे यह वैल्यू जाता है तो इसका वैल्यू 2 हो जाता है, ये 2 पर पहुंच जाता है। और उसके बाद ये आपका इस 2 के लास्ट में 2.9 तक आते आते हमारा ये वैल्यू जो है छोड़कर ये 3 को पकड़ लेता है, जैसे 3 पे आता है तो 3 के वैल्यू में डार्क दे देंगे क्योंकि 3 इंक्लूडेड है। और यहाँ पर जब 3 पर जब हम आते हैं तो 2 से लेके
3 से लेके 3.99 तक। जैसे आपका 4 पर वैल्यू गया तो फिर उसका वैल्यू y का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो बनता है हमारा, इस तरह का ग्राफ आता है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब ग्राफ बनाएंगे तो ठीक इससे थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। ये किस तरह से बनता है, आपका 0 इंक्लूड होता है ना। उसके बाद माइनस एक्सक्लूड होता है, -1 जो है एक्सक्लूड हो जाता है, छूट जाता है। फिर यहाँ से 1 पॉइंट पे आते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं, फिर ये एक्सक्लूड हो जाता है। इस तरह से हमारा ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। आप इसका ग्राफ उम्मीद है कि समझ गए होंगे, है ना। अगर समझने में आपको दिक्कत है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, तो हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से खुद व खुद इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग एक विशेष फंक्शन और भी देखेंगे। ये बच्चों, हम लोग ये दो आपका फंक्शन दिया गया है, इस 2 फंक्शन के ग्राफ के बारे में भी कुछ जान ले। पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ आपको खींचने के लिए दिया गया है। तो पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ आप लोग बहुत पहले से खींचते आ रहे हैं, 10 में भी खींचते आ रहे हैं। 10 के RS अग्रवाल में आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से होता है। उम्मीद है कि पोलिनोमियल का जो भी ग्राफ खींचा होगा उसे आपको समझने में दिक्कत नहीं होती होगी। अब आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम ये जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में हम लोग को सोचना है। यहाँ पर फंक्शन 3 स्टेप में दिया गया है। क्या क्या, अगर ये आपका 0 है और यह रियल लाइन है, रियल लाइन में 0 से इधर, 0 के लेफ्ट जो है यह फंक्शन fx x² काम कर रहा है। उसके बाद 0 से 1 के बीच जो है यह फंक्शन fx = x काम कर रहा है। देख रहे हैं x का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक काम कर रहा है। उसके बाद 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 के बाद जो है यह फंक्शन जो है आपका 1/x है। तो यह तीनों तरह का फंक्शन आप लोग पढ़े हुए हैं। ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये तो आपका रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। तीनों फंक्शन का ग्राफ बनाए हुए हैं। अब तीनों फंक्शन का ग्राफ जो है हम लोग मिला देते हैं। ये चलिए हमने ले लिया 0 0, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये y डैश और यहाँ पर x डैश। x = fx = x²। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो होगा आपका इस तरह से हो जाएगा। ये fx = क्या हो गया, x² का ग्राफ हो गया। उसके बाद याद कीजिए fx = x आइडेंटिटी फंक्शन है, तो 1 तक जो है ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। 1 तक जो है क्या हो गया, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और याद कीजिए 1/x रेसिप्रोकल फंक्शन का आप ग्राफ कैसे बनाते थे। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ जो था हमारा इस तरह से था, है ना। यानी कि यहाँ के बाद से जो है यह किसका ग्राफ हो गया, 1/x का हो गया। तो यह ग्राफ जो होता है किसी फंक्शन का किस तरह से होता है, और कोई भी फंक्शन दुनिया में हो उसका कुछ न कुछ तो ग्राफ होगा ही। तो यह ग्राफ समझाने का मतलब हमारा क्या था कि अब हम ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे कंटिन्यूटी को। तो सबसे पहले हम लोग अब चेक करेंगे कि वह जो ग्राफ आपने बनाया, कर्व जो बनाया, वह कर्व कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कि ये जो आप कर्व अभी देख रहे हैं, ये कर्व आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो ये आपका कंटिन्यू है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। अगर टूट गया, कहीं टूटा हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि ये आप एक ग्राफ बनाए इस तरह से,
फिर उसके बाद इस तरह से, और फिर उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जो ग्राफ हैं आपका एक साथ हैं, लेकिन यह जो पोर्शन है ग्राफ का यह टूटा हुआ है, इसके साथ नहीं मिला हुआ है। अब कौन सा ग्राफ टूटा हुआ है और कौन सा ग्राफ कंटिन्यू है, इसी को समझने के लिए और बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए पता लगाने के लिए अब हम क्लास 12 का सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी से वह फंक्शन किस तरह से डिफरेंशिएबल होता है, इसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में जानकारी लेंगे। उम्मीद है कि आप जब यह ग्राफ पेपर माफ़ करेंगे ग्राफ सीखकर उसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ और आप लोग ठीक तरह से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।